नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश का एक आईपीएस मणिलाल पाटीदार गायब हो जाता है। पुलिस उसकी तलाश करती रहती है, उस पर इनाम घोषित हो जाता है, मगर उसको नौकरी से निकालने की कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि शायद वो शासन का दुलारा होता है। मगर वो आईपीएस जो सत्ता पर सवाल उठाता है, आम आदमी की बात करता है, वो सरकार की आंखों में चुभता है, भले सरकार किसी की हो, और अचानक फरमान आता है कि सरकार को आपकी सेवाएं पसंद नहीं है, क्योंकि आप सत्ता पे सवाल उठाते हैं, और आज के दौर में सवाल उठाना सबसे बड़ा गुनाह है। लिहाजा अब सरकार को आपकी नौकरी की जरूरत नहीं है। आप समझ गए होंगे। ठीक 1 महीने पहले यही दफ्तर था, यही जगह थी, अमिताभ ठाकुर आए थे और मैंने उनसे पूछा था, आप जैसे आईजी को सरकार कैसे सहन करती है। और 1 महीने बाद जब फिर अमिताभ ठाकुर जी मेरे साथ में बैठे हुए हैं, तो वो आईपीएस की नौकरी से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, क्योंकि सरकार ने उनको कर दिया। अमिताभ जी, 1 महीने पहले आपसे मैं बात कर रहा था और मैंने आपसे कहा था सरकार आपको कैसे झेलती है। 1 महीना बीता और सरकार ने आपको मुक्त कर दिया। तो आपको क्या लग रहा है, उस दिन हम लोगों की बात है कि सरस्वती जी बैठी हुई थी जवान पे? देखिए, आपकी बात कोई नहीं काटता, सरकार ने भी नहीं काटी। और ये हुआ कि आपने कहा कि भाई क्यों झेल रहे हैं, सरकार ने कहा कि हम नहीं झेलेंगे, उन्होंने मुझे निकाल दिया। अब मैं एक सरकारी नौकर कल तक था, तो जो सरकार ने मुझे आदेश थमाया मैंने उसका तत्काल पालन किया। मैंने आदेश ग्रहण किया, अविलंब मैंने उसके हिसाब से अपना कार्यभार जो भी था उसको छोड़ दिया। मुझे एक ड्राइवर और एक गाड़ी मिली हुई थी, वो भी मैंने शाम होते होते छोड़ दिया और कहा कि आप वापस डीजी ऑफिस चले जाइए। अब मैं सेवानिवृत्त आईपीएस अफसर हूँ। मैं सरकार को तो नहीं कह सकता, मैं आप ही को कोस सकता हूँ कि आप ही ने मुझे निकलवाया है। वो जो है कैसा लग रहा है वैसे? मतलब लगता तो होगा कि गाड़ी में गनर वगैरह, गनर तो आप रखते नहीं थे मेरे ख्याल से। नहीं, देखिए, मुझे गनर सच नहीं है। एक सुरक्षा के लिए मुझे अवश्य मिला हुआ था और उम्मीद करूंगा कि सुरक्षा की, जो मुझे इसमें कोई शक नहीं कि शौकिया तो नहीं, लेकिन मुझे कुछ खतरा और मुझे और मेरी पत्नी को रहता है। मेरी पत्नी को भी एक सुरक्षा कर्मी दे रखा है, मुझे भी दे रखा है। उम्मीद करूंगा कि ये बनाए रखेंगे। गाड़ी का तो हमने, मुझे लगता है कि कई साल हो गए जब हमने कोई भी दफ्तर जाने आने के अलावा कोई उसका प्रयोग किया हो। मैंने एकदम बिल्कुल बंद कर दिया था। और कई बार तो आपके साथ भी मुलाकात हुई तो हम लोग अपने अपने निजी गाड़ियों में ही रहे, और उसका कोई अभाव नहीं खटक अच्छा, रहा है। बताइए मुझे, मैंने वो दिन याद है मुझे, आप स्कूटी पे आ रहे थे, सब्जी का थैला टंगा हुआ था और आप भाभी पीछे बैठी थी। ईमानदारी से मुझे भी उस दिन बड़ा शौक लगा कि एक यूपी का आई जी और स्कूटी पे चला आ रहा है, पीछे पत्नी बैठी है। हमने तो आई जी रोले रोले वाला आई जी देखे थे, 2 गनर आगे 3 गनर पीछे। बेगम ने आपकी कभी नहीं कहा कैसे आई जी हो, मतलब कोई गनर नहीं और कोई पीछे सब्जी का थैला उठाने वाला नहीं, खुद चले आ रहे स्कूटी पे? जी देखिए, एक यहीं पे एक पत्रकार हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अमिताभ ठाकुर जब तक अकेले थे तब तक कुछ डरपोक टाइप के थे, उनको जब उनकी पत्नी का साथ मिला तो वो ज़्यादा ही निडर हो गए। तो मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि जो कुछ भी मेरे ट्रांसफॉर्मेशन हुए और जो कुछ भी मैं अच्छा, मुझे लगता है कि मैंने अच्छा ही किया। तो जो कुछ भी अच्छा मैं कर पा रहा हूँ या किया हूँ, उसमें मेरी पत्नी नूतन जो है, उनका मैं विशेष योगदान, उनकी विशेष कृपा भी कहूँगा मैं मानता हूँ। अमिताभ जी क्या अच्छा कर रहे थे। सरकार आपको गाड़ी दे रही है, आपको गनर दे रही है, आपको तनख्वाह दे रही है बड़ी सारी, और आप सरकार को रोज कहाँ में बैठ रहे हैं। रोज जहाँ कुछ हो रहा है आप पहुँच जा रहे हैं, मैं इसकी जांच करने जा रहा हूँ, सरकार ये गलत कर रही है, ये आईपीएस गलत कर रहा है। आप सिस्टम का हिस्से थे और आप सिस्टम को ही पेल रहे थे, तो सिस्टम आपको क्यों झेलेगा? क्या गलत कर दिया सिस्टम ने? अब सिस्टम ने क्या गलत किया, यह तो मुझे लगता है कि सिस्टम ही बता सकेगा। ये भारत सरकार ने निर्णय लिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया, उनके पास हर तरह के लोगों का जमावड़ा होता है, ताकतें होती हैं, तो अपनी कोई भी चीज़ को जस्टिफाई कर दें। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मैंने किसी मोमेंट पे कोई चीज़ गलत नहीं किया, इस सेंस में नहीं किया, क्योंकि हम लोगों को तो अब तो हमारे कंडक्ट रूल में लिखा हुआ है कि आप गलत के का विरोध करेंगे, आप जो गरीबों को न्याय दिलाएंगे, आप जो दलित पिछड़े हैं, कमज़ोर हैं, उनके साथ रहेंगे, आप कोई चीज़ गलत नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि मैंने तो कंडक्ट रूल के अलावा कोई काम नहीं किया। और उसके अलावा हम लोग को कहा गया है कि आप सरकार की किसी नीति का विरोध नहीं, कहा गया था, चूँकि मैं अब तो रिटायर्ड अफसर हूँ, मैं तो जो मैं सो कहूँ, ये कहा गया था कि आप गलत का जो है, आप सरकार की आलोचना नहीं करेंगे। मैंने कभी सरकार की आलोचना नहीं की। उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि फला अफसर घूसखोरी करेगा, वो मुख्य सचिव है, अपर मुख्य सचिव है,
डीजी है, अगर घूसखोरी करेगा तो आप उस पर कुछ ना कहिए, वह घूसखोरी करेगा तो कहना ही मेरा काम है। आप क्यों कहेंगे? आप भी उसी पुलिस के अफसर हैं, आपका डीजी घूस ले रहा है, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं, कोई डीआईजी घूस ले रहा है, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये अब बताइए कौन सिस्टम में बर्दाश्त करेगा कि आप उन्हीं के बीच के आईपीएस हैं और उन्हीं की रोज आप क्लास लगा रहे हैं। अब उन्होंने देखिए ऐसा है कि नहीं बर्दाश्त किया, तो अभी तो मैं यही मानूंगा कि वो नहीं बर्दाश्त किया, ताकत उनके हाथ में थी, अभी तो वही जीते हुए माने जाएंगे। अगर इसको थोड़े से भी एक सेकंड एक लाइन आपने काम की कह दी, अभी तो वो जीते हुए माने जाएंगे जी। मतलब अमिताभ ठाकुर के मन में ऐसा कुछ चल रहा है जिससे वो कह रहे हैं अभी तो वो जीते हुए माने जाएंगे, मतलब आगे फिर अब आपकी जीत होने की संभावना है, मतलब एक नई लड़ाई का ऐलान आप कर रहे हैं साइन में। अब देखा जाए जो अब कुछ न कुछ नहीं देखिए आपकी लाइन थी अभी तो वो जीते हुए माने जाएंगे, इस मैं- लाइन का मतलब सीधा ये है कि एक जंग का ऐलान आज अमिताभ ठाकुर कर रहे हैं कि अभी की जीत उनकी है, आगे की जंग की तैयारी है। वही मैं यही कह रहा हूँ कि वो तो कुछ स्वभाव ऐसा है हमारा कि कुछ ना कुछ तो मैं खोज ही लूंगा, कुछ ना कुछ बिल्कुल खोजूंगा, कोशिश भी करूंगा कि चूंकि मुझे लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, और अन्याय का विरोध करना ही मैंने अपना एक बहुत लंबे समय से लक्ष्य और ध्येय बनाया था। यदि मुझे लगता कि मेरे साथ सही हुआ और मैं उसी लायक था, निकृष्ट था, कमीना था, तो मैं इसको बर्दाश्त कर लेता। मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई गलती की किसी स्तर पे और मेरे साथ ये किया गया, तो इसको बर्दाश्त मैं कैसे करूँगा। अमिताभ जी इंजीनियरिंग कर रहे थे, फर्स्ट क्लास आईआईटी कर रहे थे, आईपीएस हो गए, कैट सपना होता है कैट निकाल दिया, इतना सब होने के बाद अचानक एक लेटर आता है आप आईपीएस नहीं रहे। ईमानदारी बताइए थोड़ा दुख हुआ उस रात को जब लेटर आया? नहीं देखिए दुख तो मुझे कभी नहीं हुआ, यह मुझे लगा जो आपने एक बात कही, मुझे लगा कि अब मुझे जो है क्योंकि जो आगे मुझे किस तरह और क्या करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि यदि यह स्थिति आई है तो मैं यह नहीं कहूँगा कि इसके लिए मात्र सरकार को ही जिम्मेदार माना जाए, क्योंकि जो एक लोगों के दिमाग में बसा हुआ था, जो आपने बात कई बार कही कि अगर कोई आईएएस अफसर है, आईपीएस अफसर है या कोई चपरासी है या कोई सिपाही है, उसको बिल्कुल ही दब्बू बन के हर गलती को स्वीकार करना है, नहीं तो वो उस योग्य नहीं है, बसा हुआ है। मुझे लगता है कि मैंने इस मिथक को अपने जो भी दिन रहा तोड़ने का प्रयास किया, और बहुत लंबा रह गया। मुझे तो लगता है कई लोग कहते हैं कि आप जरूर से ज़्यादा लंबे रह गए, आपको बहुत पहले, बल्कि मैंने देखा कुछ लोगों ने मेरी टिप्पणी की कि तुमको तो बहुत पहले फेंक दिया जाना चाहिए था। अब इसका मतलब लगता है कोई ना कोई इतना रहा कि मैं कुछ ना कुछ योद्धागिरी मैंने की कि फिर भी मुझे फेंकते फेंकते मान लीजिए 29-30 साल लग गए। और एक चेतना तो जरूर है कि जैसा आपसे बातचीत में लगा, इस बात को बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि हो सकता है कि मैं लौट भी आऊँ, यह संभव नहीं है। तो जो भी हो, तो मुझे यह चीज मैंने रास्ता क्या कहा जाए, गब्बर रिटर्न है, बॉस रिटर्न है, जो भी रिटर्न, तो जब रिटर्न करूंगा तब तो अमिताभ जी लोग कह रहे हैं कि आप बहुत सरकार ने गलत कर दिया, आधी तनख्वाह मिलेगी और आप राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करेंगे और फिर खुराफात करेंगे, तो राजनीति में जाने का इरादा है, मन बना रहे हैं? हाँ देखिए ऐसा है, देखा राजनीति से मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि अब मैं जैसे कि कुछ लोग कहते हैं राजनीति गंदी चीज़ है, खराब चीज़ है, मैं गंदी चीज़ नहीं मानता। अगर गंदी चीज़ है, अब तो जो जितने नेता हैं वो ऊपर बैठे हुए कैसे कहते हैं वो गंदे लोग हैं, गंदे लोग थोड़े ही हैं, उनमें कुछ तो गंदे ही हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन सबको कैसे गंदा कह दिया जाए और राजनीति को ऐसा गंदा क्यों कहा जाए, जाने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन यह जरूर है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वास्तव में जीवन में कुछ संघर्ष किया, अपने जो मेरे जो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी के जो मुद्दों को मैंने चुना अपने लाइफ में, तो जहाँ मुझे उसके लिए अवसर मिलेगा, जहाँ मुझे लगेगा कि मैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकूँ, तो क्योंकि अगर उनको मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया होता, मैं यह जानता हूँ कि मैं एक दिन में अपने सारे जांच खत्म करा देता, क्योंकि मैं जानता हूँ जांचें कैसे खत्म होती है। मैंने अपनी आँख के सामने जो है घूसखोरी की बड़ी बड़ी फाइलों को, बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों को यूं काटते हुए देखा है, और फाइल कट गई। मैं नाम भी जानता हूँ, आज नहीं बताऊंगा, कभी भी बताऊंगा नाम का, एक नहीं, दो नहीं, तो आप तीन नहीं। स्वतंत्र हैं, अब तो आप कुछ भी नाम बता सकते हैं, बल्कि ऐसे खूंखार आदमी, ऐसे खतरनाक आदमी जब स्वतंत्र हो जाते हैं तो वो किताब की रॉयल्टी से तक कमा लेते हैं, जैसे कोई किताब भी तो लिखने का मन नहीं है, ऐसे पता चले एक दिन धमाका आ रहा है, आपकी किताब आ रही है, फिर उस मुख्यमंत्री का नाम आ रहा है जिसने घूसखोर अफसर की फाइल काट दी। हाँ, तो तमाम ऐसे हुए। मैं जानता था कि मैं भी चाहूँगा, जिस मौके चाहूँगा, और ऐसा भी नहीं कि कोई परिचित नहीं था। अभी के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, जब 2004 शायद 2004 में यह जब महंत बने, और 2004 में मैं एएसपी था, 1994 में गोरखपुर में ये महंत बने, मैं एएसपी था।
मैंने अपनी आँख से पहली बार देखा कि ये इनको जो है वहाँ के एक एसपीसीटी ने कैसे उठा के वहाँ से हटा दिया था। ये वहाँ कुछ एक रेल की घटना घटी थी, दुर्घटना, वहाँ कुछ ऐसी अराजकता की स्थिति उसके कारण उत्पन्न हो रही थी, उत्पन्न कर रहे थे, इनको हटा दिया गया था। तो उस समय से जानता हूँ इनको। अगर मैंने सोच लिया होता, अगर मुझे झुकना होता, अपने अपने जो कुछ भी अच्छे या बुरे आदर्श हैं उनको उनसे अलग होना होता, तो ऐसा नहीं कि मैं उनसे मैं अपने फाइलें क्लियर नहीं करा पाता या अखिलेश यादव जी से नहीं करा पाता। अखिलेश यादव जी भी सालों से मुझे जानते थे। मैंने अपने लिए एक रास्ता चुना कि मैं इस रास्ते पर चलूँगा। और अब मैं अखिलेश यादव जी को, मैं योगी आदित्यनाथ जी को नहीं जानता हूँ अपने काम के लिए। तो अब उस रास्ते, उसी आदर्श पर यदि राजनीतिक पार्टी में जाने की मेरी स्थिति होगी तो मुझे कोई गुरेज नहीं होगा। आपने मुलायम सिंह जी का ऑडियो टेप लीक करके सपा को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। तब भारतीय जनता पार्टी आपकी बड़ी प्रशंसक हुआ करती थी, तारीफ करती थी, अरे अमिताभ ठाकुर बड़े हिम्मती अफसर। आपको भी लगता होगा सत्ता से टकरा रहे हैं, देखो नेताजी का हमने टेप कंप्लेंट कर दी और ये बीजेपी तारीफ कर रही है। अब बीजेपी के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, आपने बात बहुत अच्छी कही है, इसमें कोई शक नहीं। और मुझे ये तो लगता है कि जो है उनमें कई सारे जो उस समय मुझसे और मेरी पत्नी से अक्सर वो फ़ोन से बात करते थे, अभी समय उसमें से कई प्रवक्ता हैं, कई एमएलसी हैं, और इनसे रोज़ बतियाते थे और इनसे पूछते थे कि और जो है कि ये कई लोग हमको और इनको कहने लगे थे हम लोग एजेंट हैं, आरएसएस के एजेंट हैं, भाजपा के एजेंट हैं। अब हमारी फितरत ऐसी है कि हम किसी के एजेंट ही नहीं हो पाते हैं। लोग समझने लगे थे, उनको भी अच्छा लग रहा था, हमें लग रहा था कि हम अपना काम कर रहे हैं, उनको लग रहा था कि हमारे माध्यम से अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अब आपने बात छेड़ी है तो मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा और एक अपनी बात को इस समय मौके पर कहना चाहूँगा कि मुझे वो अफसर एडीजी है, यहाँ पर कई अच्छे पदों पे रहा, उस अफसर ने मुझे एक बार कहा, और अखिलेश यादव जी की एक मैं प्रशंसा करना चाहूँगा तुलनात्मक रूप से, कि उसने कहा कि जब मैंने यह टेप लीक किया था मुलायम सिंह जी का, तो उनको कुछ लोगों ने कहा कि अमिताभ ठाकुर पर टेप लीक का मुकदमा दर्ज हो। तब उन्होंने उस अफसर को बुलवाया था। उस अफसर ने मुझे कई बार इस बात को बताया और उस अफसर से पूछा कि भाई इसमें क्या क्रिमिनल केस बनता है। सारे अफसर तैयार थे, कह रहे थे कि इस पर मुकदमा दर्ज कर दो अमिताभ ठाकुर पर। लेकिन उस अफसर ने कहा कि साहब हम जितना जानते हैं लॉ, इसमें मुकदमा नहीं बनता है। और उस अफसर ने कहा कि अखिलेश यादव इस बात से बहुत खुश हुए, बोला अच्छा हुआ नहीं बन रहा है मुकदमा। उन्होंने एक बार भी शिकन नहीं दिखाई और कहा कि ठीक है, नहीं बन रहा है तो नहीं बन रहा है। मैं इस बात को आज, चूंकि आपने सब प्रश्न पूछा, मैं उनके इस बड़प्पन को स्वीकार करूंगा, कहूँगा कि उन्होंने यह बात, यह एक बड़े दिल की बात है। अब जो मौजूदा मुख्यमंत्री जी हैं, संभवतः इनको कई पुरानी घटनाएं ज़्यादा याद रह गई, तो कुछ ना कुछ तो मैं समझता हूँ कि यह अंतर। फिर आपने एक बात कही कि कुछ पुरानी घटनाएं याद रह गई, आपने पहले भी दर्द दिया है क्या इनको? अब जो दर्द है तो अब तो खुल के बोल ही सकते हैं। तो ऐसा है, देखा जाए कि असल में बात यह है कि 2007 में मैं एसपी महाराजगंज था, और अगर आपको याद हो, योगी जी एक बार संसद में जो है ये रोए थे। वो एक पंचरुखिया कांड एक था, तो पंचरुखिया कांड उस समय खुला था, मैं एसपी था, और यह था कि उसमें बहुत साक्ष्य थे इनके खिलाफ, बहुत गंभीर साक्ष्य थे। वो मर्डर का केस था और उसमें एक सिपाही की हत्या हुई थी और एक और व्यक्ति की हत्या हुई, उनके खिलाफ गंभीर साक्ष्य थे। और मेरी खराबी यह थी कि अगर साक्ष्य है या कोई है तो मैं कार्रवाई करता। इनको यह पूर्ण उम्मीद हो गई थी कि मैं इनको अरेस्ट करूंगा, अगर मैं रहता तो मैं अरेस्ट भी करता। इन्होंने बड़ी कोशिशें की, और लेकिन संभव इनको लगा कि भाई यह अरेस्ट करेगा, बाद में ये रोए हुए, तो हो सकता है वो बात इनको अब तक याद रही। वो आपकी नौकरी से छुट्टी का कारण बनी? संभव है, बहुत संभव। उसके एक कारण में ये कारण भी था, अब ये तो वही जानेंगे। लेकिन मतलब एक सीरियस बात ये है कि जो हालात चल रहे हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में, ये हालात चल रहे हैं कि आपने आवाज़ उठाई, आप आईपीएस से आपको नौकरी से बाहर कर दिया गया। मीडिया में ये हालात चल रहे हैं, जो आदमी खबर लिखता है उसके ऊपर एफआईआर, उस पर जाँचें। तो इस सिस्टम को ये देश कहाँ ले जाएगा, ये प्रदेश कहाँ चला जाएगा? और या कोई भी मीडिया संस्थान, जैसे आप, अब मेरी अभी आपकी बात हो रही थी, आपने कहा दिखाते नहीं, लिखते नहीं है। पत्रकार बेचारा दिखाना चाहता है, लेकिन मालिकों के मन में डर रहता है कि उनको सरकार से फायदे लेने हैं, या फिर पत्रकार को डर रहता है जांचें हो जाएंगी, एफआईआर हो जाएंगी। डेमोक्रेसी का ये कहाँ पे सिलसिला रुकेगा? आपको क्या लगता है, रुकेगा या नहीं रुकेगा? देखिए, अब एक्चुअली कैरट और स्टिक दोनों एक साथ जब चल रहा है, एक तो लालच भी बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे हमारे अफसर ही हैं, और वही मैं समझता हूँ जो उद्योगपति जो हैं, जिनके अखबार हैं,
लालच भी बहुत बड़ा बड़ा है और पीछे पीछे डंडा भी है। भाई लालच ले लो या डंडा खा लो। तो कोई भी आदमी जो वाले व्यवसाय कर रहा है वो कहता है कि जब हमको एक साथ जो है मान लीजिए लालच मिल रहा है और डंडा नहीं मिल रहा है तो उसी को चुन ले रहा है। उसके कारण जो 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 उसकी बुनियादी जो ज़रूरतें हैं, मैं देखता हूँ आप कई लोग, इसमें कोई शक नहीं कि मुझे लगता है कि कई लोग आपको, जैसे मुझे कई लोग पागल कहते हैं, आपको भी बहुत लोग पागल कहते होंगे। आपको ईश्वर जाने कब तक आप टिके हैं नहीं टिके हैं, ईश्वर आपका भला करे। लेकिन हालात तो गंभीर कहे ही जाएंगे। क्या लगता है इसका रास्ता कैसे निकलेगा? रास्ता कैसे लड़ा जाए इन ताकतों से? मुझे लगता है जैसे देखिए यही तरीका है ना कि जैसे आप हैं, हम हैं, कोई दूसरे हैं, जितने लोग हैं जो सोचते हैं कि व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता है, जो केवल भाटगिरी नहीं कर रहे हैं और भाई देखिए अपना अच्छा बुरा तो हर आदमी देखना चाहता है, लेकिन मतलब जो कहीं ना कहीं जमीर से जुड़ा हुआ है वो एक दूसरे का सहयोग करते रहें। मतलब एक साझा एक प्लेटफॉर्म तैयार हो, जी। जो हिम्मती हो, जो अपनी बात कह सकते हो, जी। वो एक दूसरे का साथ दें और एक फोरम खड़ा किया जाए इस सिस्टम से लड़ने के लिए, करप्ट सिस्टम से लड़ने के लिए। मेरा तो यही समझना है। तो मेरे ख्याल से अमिताभ ठाकुर अब इस आपके बातों से लग रहा है इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएंगे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे कि जो शोषित हैं, सिस्टम के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, उनका शोषण हो रहा है, वो लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए। निश्चित रूप से मुझे ये करना चाहिए और मैं कितना कर पाऊंगा नहीं जानता, लेकिन मैं जरूर मुझे करना चाहिए, मुझे अपना ये दायित्व समझना चाहिए। अमिताभ जी, एक दिन मैं आपके बारे में कुछ IPS अफसर बैठे हुए थे, तो आमतौर पे अफसर, IPS भी अफसर आपसे नाराज रहते हैं क्योंकि आप सिस्टम के पोल खोलते हैं। उसमें से एक ने कहा कि यार वो आपकी बुराई करने लगे, तो दूसरे IPS ने बड़ी मार्के की बात कही। उसने कहा यूपी में इतने सैकड़ों IG हैं, कोई नहीं पहचानता, लेकिन जब वो आज तक पे वो बाकी शहरों पे एक आदमी दिखाई देता है सिस्टम के खिलाफ बोलता हुआ, तो लोग कहते हैं अरे यार यूपी का ये IPS है। आप एक चीज़ आप बिल्कुल ईमानदारी से साफगोई से बताइए कि IG रहते आप ADG हो जाते, आपकी जांचें नहीं चल रही होती, वो ग्लैमर आपको ज़्यादा सूट किया या पूरे देश में आप एक ब्रांड बने? आज की तारीख में सोशल मीडिया के आप हीरो हैं, टीवी चैनल पे आपके मुकाबले कोई IPS इतनी लंबे लंबे देर तक टीवी नेशनल चैनल पे नहीं आया, डिबेट पे नहीं आया। आपको क्या लगता है कि वो रूटीन की ज़िंदगी आपकी ठीक थी या आप भली नौकरी से मुक्त हो गए, ये ज़्यादा बड़ा ब्रांड बना आपका? अब देखिए ईमानदारी के बाद आपने की, तो मैंने तो चुना ही अपने मन से, मुझे कोई इसका रिग्रेट नहीं है। तो अगर जो चुना तो मुझे अच्छा लगा तभी तो चुना। आखिरी बात, क्या जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? देखिए मैं यही कहना चाहूँगा कि गलतियाँ सब में है, मुझ में भी बहुत सारे खोट हैं। प्रश्न यह नहीं कि मुझ में मैं अच्छा आदमी हूँ कि बुरा आदमी हूँ, प्रश्न यह है कि यदि मैं अच्छा करना चाह रहा हूँ तो मेरा साथ जरूर देना चाहिए। तो ये थे अमिताभ ठाकुर, एक ऐसा IPS जिसने ये तय किया कि वो सिस्टम से लड़ेगा, सिस्टम की कारगुजारियों को, सिस्टम की गलतियों को सामने लाएगा। ऐसे दौर में जब IPS अफसरों के ऊपर तमाम आरोप लगने लगे हैं, पुलिस को लोग खुलेआम वर्दी वाला गुंडा कहने लगे हैं, ऐसे में अगर एक IPS हिम्मत करके अपनी बात कहता है तो सरकार कहती है कि आप नौकरी लायक नहीं हो, हमको मणिलाल पाटीदार जैसे भगोड़े IPS चाहिए। आप तय करिए कि सिस्टम में आप क्या चुनना चाहते हैं। क्या सिस्टम में जो आपके लिए आवाज उठाते हैं, जो सच बोलते हैं, और तंत्र कोई भी हो वो उनका शोषण करने में विश्वास करती है, तो क्या आप ऐसे लोगों के साथ देंगे या फिर तंत्र के साथ ही खड़े रहेंगे? मुझे लगता है आपको अमिताभ ठाकुर से ये बातचीत पसंद आई होगी। थैंक यू। अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।